today I congratulate to all of you on the pious occasion of Day of Right to Information. Yes, today is the Right to Information Day on 12th October. As we know, Right to Information Act come in existence on 12th October 2005. सूचना का यह अधिकार भारत की संसद के द्वारा दिया गया प्रत्येक नागरिक को एक संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, जिससे आम आदमी को राइट टू नो यानी जानने का अधिकार मिला। इससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यालयों की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की या उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के संबंध में कोई जानकारी चाहता था, मांगता था, तो उसको उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी। But now it is a fundamental right under Article 19(1) of Indian Constitution। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत इसे अब एक संवैधानिक अधिकार, मूलभूत अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले जबकि पार्लियामेंट के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया हमारा, उससे पहले बहुत सारे इस प्रकार के एजिटेशंस करने पड़े कि जो राइट टू नो है वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। यदि हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे छोटी सी नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि इससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय, उसने जबरदस्त एजिटेशन किए और उनका एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसके माध्यम से और दूसरे एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे एजिटेशंस चलाए गए कि भारत में ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि इसके संबंध में एक एप्रोप्रिएट लॉ जो है वो इनेक्ट किया जाए। तो 12 अक्टूबर 2005 को से पहले हमारी पार्लियामेंट में इसे लागू कर दिया गया था, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया था। आज ये विभिन्न संशोधनों के साथ, जिसमें 2019 का मेजर अमेंडमेंट में शामिल है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, लागू है इन अमेंडमेंट्स के साथ। तो दोस्तों, पहले तो हमें बिल्कुल सिंपल सी जानकारी के आम आदमी कैसे जो है वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर आरटीआई एक्ट 2005 में दिया गया है कि आप सिर्फ 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किसी भी सरकारी या उससे संबंधित कार्यालयों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, एक्सेप्शंस को छोड़ के, वो सिंपली हम 4 पॉइंट्स के माध्यम से देखें, उन एक्सेप्शंस को छोड़ के आप कोई भी जानकारी जो हो सरकारी कार्यालय या कोई भी ऐसा कार्यालय जिसको सरकारी ग्रांट मिलती है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन दिया गया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, एक लोक सूचना अधिकारी होगा, जिसका ये दायित्व होगा कि मांगी गई सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विदिन 30 डेज 30 दिन की अवधि में प्लस 5 डेज जो डाक के उसको उपलब्ध करवानी होगी और उसके रजिस्टर्ड पते पे भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स को का वो अवलोकन भी कर सकता है। क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, इस एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो ये था कि सरकारी कार्यालयों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों हो। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए लोक सूचना अधिकारियों को इस बात के लिए बाउंड किया गया है कि वो मांगी गई सूचना त्वरित रूप से विद इन लिमिटेड डेज जो है वो मांगे जाने वाले आवेदक को उपलब्ध करवाए। इसमें कि सिर्फ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर रखा गया है। अगर वह कैंडिडेट बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन व्यतीत करता है तो 10 रुपए भी माफ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केवल जो सामान्य व्यक्ति अगर प्राप्त करेगा तो 2 रुपए प्रति प्रतिलिपि के हिसाब से उसको उपलब्ध करवानी होगी। क्या प्राप्त किया जा सकता है सूचना के अधिकार के अंतर्गत? प्रमाणित प्रतिलिपि, किसी भी प्रकार की कोई कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी, मेमोरेंडम, प्रेस रिलीज या इसी से संबंधित सरकारी कार्यालय का जो रिकॉर्ड है वो मांगा जा सकता है। यहाँ अब आपके सामने प्रश्न ये आएगा कि अगर क्योंकि एक्ट में तो ये प्रोविजन कर दिए, लेकिन लोक सूचना अधिकारी अगर इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो क्या रेमेडीज हमारे पास है? तो इसके लिए एक्ट में ही ये प्रोविजन दिया गया है कि आप उस लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ जो है वो अपील में जा सकते हैं। अगर वो 30 दिन में आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो फर्स्ट अपील अधिकारी के यहाँ आप जा सकते हैं। अगर वह भी उपलब्ध नहीं करवाता है तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस की स्थापना की गई है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट अपील अधिकारी तुरंत
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इस बात के लिए डायरेक्ट करेगा कि तुरंत इस प्रकार की सूचना जो है वो उसको उपलब्ध करवाए, नहीं करवाएगी तो क्यों नहीं करवाएगी, और नहीं करवाने पर उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन जो अकॉर्डिंग टू एक्ट लिया जा सकेगा। अगर फिर भी वो सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, मांगी गई सूचना अगर उपलब्ध नहीं करवाता है, तो वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के यहाँ अपील में जा सकता है। इसमें देखें आप कि कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिनको मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि कौन सी सूचनाएं आप नहीं मांग सकते हैं या कौन सी सूचनाएं मांगे जाने पर भी उस संबंधित लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। वो इसमें जो है वो केवल 4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर देश की सुरक्षा से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित, डिफेंस से संबंधित कोई भी सूचना अगर आपको आपके द्वारा मांगी गई है तो कतई वो आपको उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल होता है। नंबर 2, प्राइवेसी। हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का इसमें इंफ्रिंजमेंट होता है, उल्लंघन होता है, तो वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं करवाई जा सकेगी। थर्ड है इंटेलिजेंस से संबंधित अगर कोई सूचना आपने मांगी है, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है सिक्योरिटी का, प्रशासन का, वो इंटेलिजेंस पे टिका हुआ। इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आती है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है, गोपनीय सूचनाएं जो इसमें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। और चौथा है कॉपीराइट से संबंधित सूचना, क्योंकि पहले ही जो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट से संबंधित सूचना मांगी गई, वो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी जो वो पंजीबद्ध होता है, इसलिए उस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। कुछ सामान्य बातें थी जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि ये सूचनाएं नहीं दी जा सकती। इनके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों से संबंधित विभागों से संबंधित कोई भी सूचना, चाहे वो पार्लियामेंट से संबंधित हो, चाहे स्टेट असेंबली से संबंधित हो, चाहे भारत सरकार के राज्य सरकार के किसी भी संस्थान से संबंधित हो, या कोई भी ऐसा संस्थान या एनजीओ जो कि एड प्राप्त करता है, उतनी मात्रा तक इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो अब वापस हम आते हैं कि अगर वैलिड सूचना आपके द्वारा मांगी गई है और इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा या फर्स्ट अपील ऑफिसर के द्वारा नहीं उपलब्ध करवाई गई है, तो आप सीधे जो वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ अपील में जा सकते हैं। हर चीज के लिए एक्ट में अवधि दी गई है कि किस अवधि में, कितने दिन में जो आपके आवेदन पर जो वो कार्यवाही होगी। तो आप देखेंगे कि एक्ट में ही 2 प्रकार के आयोगों की स्थापना कर दी गई है, और वो स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपील में जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस एक्ट की जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान दे दिया गया और एक स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया, और कितना पारदर्शी तरीका इनके अपॉइंटमेंट्स में बरता गया ये भी आप देख लीजिए कि कितना हाई लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के द्वारा इनकी जो वो नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कमीशन है हमारा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से है कि उसका एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और उसके अतिरिक्त उसमें 10 तक इस प्रकार के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यानी सूचना आयुक्त होंगे, जो कि ठीक उसी प्रकार से एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेंगे, और एक जो जैसे कोर्ट की बेंचेस होती है उसी प्रकार से वो जो वो त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को सूचना उपलब्ध करवाने का कार्य जो वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब देखिए, इसका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कौन होगा? भारत का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, इसके वेतन भत्ते भी ठीक उसी प्रकार से होता है, बट इसकी नियुक्ति का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट जरूर दिया गया है एक्ट में। उसकी नियुक्ति के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके द्वारा जो वो अपॉइंटमेंट की सिफारिश दी जाएगी। देखिए, अल्टीमेटली इसके जो नियुक्ति के वारंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें जो कमेटी बनाई जाती है, एप्लीकेशंस मांगी जाती है, वो एप्लीकेशंस पे विचार करती है एक कमेटी जिसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही
प्रधानमंत्री की सलाह पर उस कमेटी में लिया जाता है एक कैबिनेट मिनिस्टर, और न केवल कैबिनेट मिनिस्टर लिया जाता है बल्कि उसमें एक मेंबर के रूप में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो विपक्ष का जो वो नेता प्रतिपक्ष जिसे हम कह सकते हैं, वो भी इसका एक सदस्य होगा। प्राप्त आवेदनों पर विचार करके ये कमेटी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी सिफारिश करेगी और तब जो वो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, जिसकी कार्यावधि जो है वो 5 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की दी गई है। उसके वेतन भत्ते जैसे कि मैंने बताया वो ठीक उसी प्रकार से होंगे जैसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के होते हैं। उससे नीचे के स्टेप में हम देखें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सेंटर में इस प्रकार से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, स्टेट में भी ठीक इसी प्रकार से जो है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑपोजिशन की कमेटी बनती है। वो कमेटी जो गवर्नर को अपनी सिफारिश करती है और तब जाकर के उस सिफारिश के आधार पर जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति जो होती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया 10 मेंबर्स यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर सूचना आयुक्त सेंटर में होते हैं, ठीक इसी प्रकार से स्टेट के उसमें भी अलग अलग नंबर्स में जो वो कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दिया गया है, सूचना के अधिकार को सॉलिड बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन अभी आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, आज के न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा, रोज इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती रहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टेट्स को और सेंटर को डायरेक्ट करती है कि जहां भी इस प्रकार के पद खाली है उनको तुरंत रोक लिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4,500 आरटीआई एप्लीकेशंस पूरे स्टेट में, राजस्थान में हमारे यहाँ रोज लगती है और वो स्टेप बाय स्टेप जाकर के अपीलों में भी जाते हैं। तो जब हम ये देखेंगे कि स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में मेंबर्स की कमी होगी तो अपीलों की संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, उसका अंबार लग जाएगा और अपीलों के माध्यम से जो रेमेडीज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आवेदकों को मिलनी चाहिए वो त्वरित गति से नहीं मिलती है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करवाया गया है उस एक्ट की ठीक प्रकार से अनुपालना हो और एक हथियार के रूप में जो ये उपलब्ध करवाया गया है राइट, उस राइट को ठीक प्रकार से इसकी अनुपालना की जा सके। एक आम आदमी जो है वो अपने से संबंधित, चाहे वो उसके जॉब से संबंधित हो, चाहे उसके निर्माण कार्यों से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे विद्यार्थियों से संबंधित हो, इस प्रकार की सूचना त्वरित गति से मिले। इसके लिए क्योंकि मैं आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बता दूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत 2000 के बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। और एक चीज मैं और बता दूं इसमें कि जो हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा आया है उसमें यहाँ तक कि एक्ट में प्रोविजन तो बहुत शानदार दिए गए हैं। एनआरआईज को भी, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, पहले उनको आरटीआई के अंतर्गत किसी प्रकार की रिलीफ या सूचना नहीं मिलती थी, बट अगर अब कोई एनआरआई भी भारत देश में आवेदन करता है तो उसको भी इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट में दे दिए गए हैं। इतना सब होने के बावजूद देखिए कि अच्छा बेसिक चीज ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो एक आम आदमी के अधिकार के अंतर्गत तो है ही है, बल्कि ये सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी और वहां के अधिकारियों के दायित्व को भी निर्धारित करती है। अगर नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा जो वर्डिक्शन दिया जाता है उसकी भी अनुपालना नहीं की जाती है या स्टेट कमीशन के द्वारा दिए गए वर्डिक्शंस की अनुपालना नहीं की जाती है तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में आप अपील में जा सकते हैं और तब जो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इसके लिए डायरेक्ट करेगी और अल्टीमेटली जो सूचना दी है वो सूचना हर हाल में उपलब्ध करवानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आरटीआई एक्ट 2005 था जिसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।